अभिषेक और सुमित दोनों भाई बहन हैं। आमतौर पर मेरे कई किस्सों में आपने सुना है कि भाई कोई अपने गांव जाता है, किसी के नाना जी का घर होता है, किसी के दादाजी का घर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे शहर से गांव की ओर जाते हैं, तो बहुत केसेस में उनको गांव के माहौल का तो पता होता है, लेकिन गांव के कुछ ऐसे राजों का नहीं पता होता जो उन्हें शायद पता होना चाहिए शुरू से ही। क्योंकि अगर ऐसा हो तो ऐसी गलती ना बार बार दोहराई जाए जैसी गलती अभिषेक और सुमित ने दोहराई। और तो और ये गलती जानलेवा तक साबित हो सकती थी। लेकिन ऐसे राजों को छुपाना इस डर से कि कहीं बच्चे डर ना जाएं, कहीं ना कहीं इस रास्ते पर लेके चले जाती है कि बच्चे उस चीज की खोज में निकलते हैं और अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। अभिषेक और सुमित अपने नाना जी के गांव गए थे। जब वो छोटे होते थे तब तो नेचुरली बात है कि घर की चारदीवारी से बाहर तो बहुत कम ही जाने दिया जाता था। अगर जाने दिया जाता था तो किसी के साथ, कोई बड़ा हो साथ में। लेकिन अब वैसे तो उनका हर साल ही जाना होता था अपने नाना जी के गांव में, जो जम्मू में है। अब जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे उनको फ्रीडम भी मिलती जा रही थी कि भाई हम घर के आसपास भी घूम सकते हैं। अब इन दोनों की उम्र 12 साल और 10 साल थी। यानी कि अब वे यानी कि इनके नाना नानी या उनके नानके परिवार के मुताबिक अब भी थोड़ा बहुत या गांव में घूम सकते थे। इतनी अब इनको ज्यादा बंदिश की जरूरत नहीं थी। शायद इसी का फायदा अभिषेक और सुमित ने उठाया और बात यहाँ तक कहाँ पहुंची। अब वो गांव के अब वो गांव में चक्कर लगाना शुरू करते हैं, गांव घूमना शुरू करते हैं। इनको काफी अच्छा लगता है और गांव के कुछ छोटे छोटे मंदिरों में घूमते हैं जहां पर ये कभी पहले गए नहीं थे। कई ऐसे खेत देखते हैं, कई ऐसे कुछ बगीचे देखते हैं। तो काफी ज्यादा इनको खुशी होती है कि भाई हम काफी समय से स्वर्ग जैसी जगह को देखने से महरूम रहे। किसकी वजह से? सिर्फ उम्र की वजह से। लेकिन अब हम तो बड़े हो रहे हैं, तो वाह क्या आजादी है ये। अब 3-4 दिन उनको हो चुके थे ऐसे ही घूमते घूमते। लेकिन एक बार ये घूमते घूमते काफी आगे चले गए, या यूं कहें कि तकरीबन तकरीबन गांव से बाहर ही निकल गए। क्योंकि इनका ध्यान खींच रहा था दूर एक घर जो इनके घर की छत से दिखाई देता था इनको। और इनकी क्यूरियोसिटी थी कि भाई वो घर है कैसा। बड़ी दूर से देखने से उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे थे, वो घर काफी बड़ा था। तो फिर इन्होंने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं कि हम उस घर की तरफ जाते हैं। लेकिन उस घर की हिस्ट्री क्या थी, इसके बारे में इनको कुछ पता नहीं था। अब ये जाने लगते हैं उस घर की तरफ। लेकिन ये क्या देखते हैं कि कुछ गांव के ही लोग उस तरफ से वापस आ रहे होते हैं, उस रास्ते से वापस आ रहे होते हैं। अब ये कहते हैं कि अब इनको पूछा जाता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, गांव के बाहर किस तरफ क्या करने जा रहे हो। ये उनको जवाब देते नहीं, लेकिन बहाना तो कोई बनाना था। तो बस ये फिर कह देते हैं कि बस हम गांव के चक्कर लगा रहे थे, हम देख रहे थे भी गांव में क्या क्या देखने लायक चीजें हैं। वो जो घर है ना अपने हमें अपनी छत से दिखता, तो हम सोच रहे थे कि बस वैसे ही उस घर को देख लें। अब ये सुनने की देर थी तो जो गांव वाले थे वो इनको कहते हैं कि जैसे आए हो वैसे ही वापस चल दो, क्योंकि वो जो घर तुम्हें दिखाई दे रहा है वो भूत बंगला है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब भूतों की कहानियां फिल्मों वगैरह में तो इन्होंने देखी थी, कुछ सीरियल भी देखे थे। लेकिन क्या ये इन चीजों को मानते थे ये तो पता नहीं, लेकिन इनको ये बात काफी फनी लगती है। जी हाँ, फनी लगती है, ड्रामे में। पता नहीं क्यों, किस चीज को लेकर ये इतने आश्वस्त थे कि ऐसा कुछ होगा नहीं। हालांकि अब गांव वालों की नजरों में आ चुके थे तो वापिस तो उनको आना ही पड़ना था। अब ये गांव वालों के साथ चल देते हैं और किसी तरीके की कोई ज्यादा बात करते नहीं, क्योंकि इनको डर था कि अगर इन्होंने कोई बात की तो फिर हो सकता है कि नाना जी के तक ये बात पहुंच ना जाए। और अगर नाना जी तक बात पहुंची तो फिर हमारा घर से बाहर निकलना बंद। अब ये घर वापस आते हैं, रात हो चुकी थी। तो रोजाना की तरह बस अपने नाना नानी से बात कर रहे होते हैं कि हाँ आज हम यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए। जैसे ही सुमित बात छेड़ने लगता है कि गांव के बाहर, तो अभिषेक उसको टोक देता है। अभिषेक सुमित का छोटा भाई था। अभिषेक का इशारा सुमित समझ आता है, कुछ बोलता नहीं। हाँ, लेकिन वो वैसे ही बात जरूर छेड़ता है कि नानी हम ना देखते हैं कि हमारे घर से ना एक बहुत दूर वो गांव के बाहर की तरफ घर दिखाई देता है। वो घर क्या है, मतलब वहां कोई रहता नहीं है। अब नानी की आंखें बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही उस घर का नाम लिया जाता तो नानी कहती है कि वहां नहीं जाना। अभिषेक और सुमित उसकी तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह देखकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम जा नहीं रहे, हम तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि क्या घर में कोई रहता है। तो नानी कहते हैं कि रहता नहीं है, रहती थी।
तो मतलब कहते हैं कि इतने बड़े में घर में कोई रहती थी? कहते हैं हाँ, बस उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि धीरे-धीरे करके उसके सारा परिवार मर गया, लेकिन उसने ये बंगला छोड़ा नहीं। तो बच्चे पूछते हैं वो कौन थी? तो वो कहती हैं कि वो अमृता देवी थी और बस एक दिन उसकी लाश इस घर से मिली और उसके बाद ये घर खंडर हो गया। किसी ने इस घर को खरीदा ही नहीं दोबारा। कोई भी इस घर में गया ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि इस घर में आज भी उसकी आत्मा भटकती है। अमृता देवी की आत्मा भटकती है। अब फिर से ना जाने इन दोनों को क्यों ये बातें काफ़ी फ़नी लग रही थी। लेकिन ये ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म कर लिया था कि कहीं न कहीं नानी को भी इस चीज़ का वहम है कि वहाँ पर आत्माएँ हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हरगिज़ हमें जाने नहीं दिया जाएगा। अब जब घर में सब सो जाते हैं, तो ये छत पर लेटे हुए सिर्फ़ दोनों एक ही चीज़ सोच रहे थे। अभिषेक के मन में था कि हमने वहाँ पे जाना है। वहीं सुमित के मन में अब संशय था। वो कहता है कि हम यार पंगा क्यों लें? रहने देते हैं, कल को कोई चक्कर पड़ गया तो दोनों की बहुत पिटाई होगी। लेकिन दूसरा भाई तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अभिषेक कह रहा था कि यार कोई बात नहीं है, कोई भूत बात नहीं होता, हम देख कर आएँगे। वैसे भी हम तो दिन के समय में जाएँगे ना, दिन के समय में कौन सा भूत होते हैं? भूत तो रात को होते हैं। वैसे ये इनका वहम था। अब कुछ देर बाद हल्की-फुल्की बहस होने के बाद इन दोनों में सहमति बन जाती है कि ये जाएँगे उस तरफ। अगले दिन ये सुबह जल्दी ही घर से खाना खाने के बाद निकल पड़ते हैं उस घर की तरफ। बड़े ध्यान से जाते हैं ताकि फिर से कोई रास्ते में आ ना जाए। बड़े तरीके से पहले घूमते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ खेतों की तरफ जाते हैं और वहीं से दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं जो नॉर्मल नहीं था, जो मेन रोड नहीं था। अब इसी की वजह से ये वहाँ पर पहुँचने में सफल हो जाते हैं। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा-सा ताला लगा हुआ है। काफ़ी जंग खाया ताला था। ये घर के आस-पास देखते हैं, घर बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर कोई जाने का दूसरा रास्ता था नहीं। अब अभिषेक, जो पहले से ही काफ़ी उतावला था इस घर में आने के लिए, और पत्थर से उस ताले की ओर मारना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में ये सफल भी हो जाते हैं और ताला टूट जाता है। या यूं कहें कि कितने ही सालों बाद इस घर का ताला टूटता है और अब शुरू होता है खेल, डर का, मौत का, खौफ का। ये घर के अंदर जाते हैं, पहले तो काफी ज्यादा धूल मिट्टी ये सब इनका स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये घर के अंदर जाना शुरू करते हैं तो घर की आलीशानता इतने समय बाद भी बरकरार थी। घर की दीवारों पर तो पेंट उतर चुका था, लेकिन वहां पर और पड़ा हुआ सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था। ये दोनों देखकर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं कि इतना आलीशान सामान लावारिस पड़ा हुआ है और कोई भी आज तक इस सामान को चोरी तक करने नहीं आया। ऐसे ही झूमर लटक रहा था, ऐसे ही फर्नीचर पड़ा हुआ था, अच्छे से अच्छे टेबल, यहाँ तक कि रसोई में बर्तन तक भी वैसे पड़े थे। लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई वहां पर कोई भी चीज चुराने की। जैसे जैसे ये घर की तरफ जाते जा रहे थे, वैसे ही वैसे इनको एहसास हो रहा था कि ये घर खंडर में तो तब्दील होता जा रहा है, लेकिन आज भी कई बिल्कुल सही घरों से भी अच्छा है। किसी भी तरीके की कोई इनको चीज महसूस हो नहीं रही थी। ये बस यही सोच रहे थे कि शायद कोई अफवाह है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई आता नहीं, जिसकी वजह से शायद किसी ने यह घर कोई खरीदा नहीं। लेकिन अब इनकी नजर जाती है एक तस्वीर पर, जो बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर जाते हुए लगी हुई थी। काफी बड़ी सी तस्वीर थी, उस पर भी काफी ज्यादा धूल लगी थी, लेकिन दिखाई दे रहा था कि वो किसी स्त्री की तस्वीर है। अब वहीं दूसरी ओर काफी समय से ये इधर उधर घूम रहे थे, उसकी वजह से इनको समय का पता नहीं चला और मौसम भी धीरे धीरे तब्दील हो रहा था। बादलों की वजह से सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो लो है, सूरज की रोशनी है, वो कुछ जल्दी ही ढलने लगी थी और बादल काफी गहरे होते जा रहे थे, जिसकी वजह से बारिश का अंदेशा भी बना हुआ था। अब जब इनकी नजर उस तस्वीर की तरफ जाती है तो अभिषेक उसको पकड़ता है। अब हो सकता है कि जो कील हो वो बस तब से बस कच्चा हो गया, अब उसको सिर्फ जरूरत थी हाथ लगने की। जैसा ही हाथ लगता है वो तस्वीर सीधा नीचे गिर जाती है। ये देखकर सुमित तो जरा पीछे होता है, काफी धूल उठती है, लेकिन अभिषेक को इस बात से कोई गुरेज ही नहीं होता। वो तस्वीर पकड़ता है, तस्वीर को पकड़ के सीढ़ियों से साइड पर गिरता है और हंसने लग पड़ता ऊंची ऊंची।
सुमित को ये व्यवहार काफी अजीब लगता है अभिषेक का, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। बस वो कहता भैया आराम से, धूल इतनी उठ रही है। अब जब उस तस्वीर से सारी धूल उठती है तो उसका एक चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक बूढ़ी सी औरत, सफेद बाल, लेकिन काफी लेविश। उसके वस्त्र तस्वीर में जो पेंटिंग में बने थे साफ तौर पर बता रहे थे कि ये स्त्री कितनी अमीर रही होगी अपने जीवन में, और ये वही अमृता देवी थी, इस घर की मालकिन। अब जब वो उस तस्वीर की तरफ जाता है तो अभिषेक अब उस तस्वीर का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो उस तस्वीर पर खड़ा हो जाता है और उस पर बाथरूम कर देता है। सुमित, ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि सुमित उसको रोक तक नहीं पाता। फिर भी सुमित उसको पकड़ कर झंझोड़ता है कि क्या कर रहा है तू बेवकूफ। अभिषेक बड़े अजीब से हंस के कहता है अरे यार गंदी हुई थी, कितनी धूल मिट्टी थी, यहाँ पर पानी वगैरह तो है नहीं कि मैंने सोचा चलो हमारे पास भी है, ऐसा करते हैं कि वही पानी से इसको साफ कर देते हैं। और ये कहकर ये ऊंची ऊंची हंसने लगता है। लेकिन अब बादलों की गर्जना इन दोनों को डराने लगती है। जैसे ही ये बाहर की तरफ देखते हैं तो मौसम में आई अचानक तब्दीली कहीं ना कहीं इनको डराती जरूर है। वहीं अंदर का माहौल इतनी गर्मी में भी सर्द हो जाता है, इतना सर्द कि यहाँ पर इनको इतनी ठंड लग रही थी और ये समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से इतनी गर्मी में हमें इतना ठंड क्यों लग रही है। अब ये घर के बाहर की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन सुमित को तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन अभिषेक को ऐसा लगता है कि उसे कोई बाहर जाने नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन पता नहीं मुझे बाहर क्यों नहीं कोई जाने दे रहा। वो कह रहा है यार मजाक क्यों कर रहा है, चल बाहर चल, बारिश होने वाली है, भीग कर जाएंगे, बुखार हो जाएगा। अभिषेक को कुछ महसूस तो होता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से अपने भाई की बाजू पकड़ के बाहर आ जाता है। अब ये गांव की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन जो ये कर्म वहां पर करके आए थे, इसकी कीमत तो इनको चुकानी ही पड़नी थी। इसके बाद कुछ दिन ये गांव में रहते हैं, किसी से भी कोई बात करते नहीं, काफी इनके अच्छे बीतते हैं। अब ये फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद ये पहुंच जाते हैं घर। अभिषेक काफी हद तक आश्वस्त है कि भाई कोई बात नहीं, देखा मैंने कितना कुछ किया लेकिन कुछ हुआ। कहीं ना कहीं सुमित को भी यह बात लग रही थी कि शायद गांव वालों का वहम है। अब कुछ दिन बाद छुट्टी वाले दिन डाकिया एक पत्र देके जाता है। बाय द वे ये बात तब की है जब मोबाइल फोन इतने चलन में नहीं थे और ज्यादा डाक यूज होती थी। वैसे भी आज भी डाक यूज होती है, जैसे कोई ऑफिस का लेटर हो, वैसे भी तब ज्यादा डाक यूज होती थी। तो इनके पिता को अमूमन लेटर्स आते रहते थे और ये रूटीन का हिस्सा था, कोई ऐसी नहीं थी कि कुछ अचंभे की बात हो। लेकिन आज इस लेटर में अचंभा था। उसका कारण है कि इस लेटर पर आज नाम था अभिषेक का। अभी अभिषेक की उम्र तो 10 साल थी, उसके नाम पर कैसे लेटर आ सकता है। जब ये दोनों भाई लेटर रिसीव करते हैं तो अभिषेक कहता है अरे हंस के, अरे मेरे नाम पे लेटर है। जब वो लेटर खोलते हैं तो देखते हैं तो ऊपर नाम लिखा होता है कि अमृता देवी की तरफ से। इनको कुछ याद आता है, अमृता देवी, अरे यार वो ये गांव वाली, वो बंगले वाली तो नहीं है अमृता देवी। अरे लेकिन वो तो मर चुकी, उसने कैसे भेजा। सुमित तो कुछ हद तक इस लेटर को पढ़कर सीरियस थे, लेकिन अभिषेक बिल्कुल नहीं था। वो इस लेटर को मजाक में उड़ा रहा था। उस लेटर में लिखा था, प्रिय अभिषेक, जो तुमने किया उस चीज की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम। इसके बाद तो अभिषेक ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है, यहां तक कि वो लेटर को पढ़ता नहीं है और उसको फाड़ देता है, फाड़ के उसको बाहर नाले में फेंक देता है। अरे किसने क्या मजाक किया यार। लेकिन सुमित कहता है कि भाई मुझे एक बात बता कि उस बंगले में हम दोनों ही गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लेटर हमें स्पेशल भेजे। वो तूने फाड़ा क्यों पागल, सारा पढ़ तो लेता, वहां पर था क्या। अरे अभिषेक कहता है यार क्या बकवास है, पता नहीं किसने भेज दिया होगा। लेकिन अभिषेक अंदर से डरा हुआ तो था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी शख्सियत उनको पत्थर भेजे जो इस दुनिया में है नहीं। और जो कांड उन्होंने वहां पर किया, पता तो लग चुका था अभिषेक को कि वो आगे क्या कहने जा रही है, कि जो तुमने मेरी फोटो के साथ निरादरी की। लेकिन फिर भी अभिषेक सच को कबूलना नहीं चाहता था। आज से शुरू होने वाले थे अभिषेक के बुरे दिन। आज अभिषेक सोया हुआ था,
हमेशा की तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल। लेकिन अचानक सुमित की जाग एक बहुत बड़ी चीख से खुलती है। वो देखता है उठ के कि अभिषेक, उसका भाई, बिल्कुल एक कोने में सहमा पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि वो मुझे पकड़ रही है, वो मुझे पकड़ के कह रही है कि तुझे बंगले में चलना होगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई कौन किसकी बात कर रहा है? कहता वही वही अमृता देवी। हम दोनों भाई तो हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर हम एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। कई बार एक भाई दूसरे भाई के साथ कोई बातें छुपाता है, लेकिन दोस्त दोस्त के साथ नहीं छुपाता। दूसरी ओर हमारा रिश्ता इतना गूढ़ा है, इतना दृढ़ है कि हम एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि कब कोई मजाक कर रहा है, कब कोई सीरियस है। और अभिषेक बिल्कुल सीरियस था। वो मजाक नहीं कर रहा था और वो खौफ उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। अभी माता पिताजी भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अभिषेक तो डर से कांप रहा है। उसके पिताजी हाथ लगाते हैं, उसकी नब्ज पकड़ते हैं और देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा तेज बुखार था। पिताजी कहते हैं कि बुखार की वजह से हो सकता है कोई डरावना सपना आया हो। तो आनन फानन में उसको दवाई वगैरह दी जाती है और सोने के लिए कहा जाता है। लेकिन अभिषेक अब सो नहीं रहा था इस कमरे में, तो माता पिताजी उसको अपने कमरे में ले जाते हैं। अब मैं इस कमरे में अकेला था। मैं डर रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मैं अब इस बात को लेकर चिंतित था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये हरकतें बढ़नी शुरू हो गई थी। ना ही अभिषेक का व्यवहार घर में इस तरीके का हो चुका था कि वो चलते फिरते चीख मार देता, चलते फिरते डर जाता। वहीं स्कूल में भी उसका यही हाल होता। टीचर उसको कुछ और पढ़ने को भी देते, लेकिन वो हमेशा यही से स्टार्ट करता कि प्रिय अभिषेक, जो तुमने किया उसकी माफी तो नहीं, मगर उसके बाद वो रुक जाता, क्योंकि वही चीज उसने लेटर में पढ़ी नहीं। अब धड़ाधड़ कंप्लेन स्कूल से आ रही थी। कभी मुझे कहा जाता कि अपने भाई को देखो क्या हो गया, कभी हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुंच गई कि हमें स्केटिस्ट को दिखाना पड़ा। अब जब स्केटिस्ट ने मुआयना किया तो उसने कहा कि कोई दिक्कत तो है, कुछ ऐसा डर है, कोई ऐसा खौफ है, ये छुपा कर बैठा, ये बोल नहीं रहा। लेकिन अब हम दोनों जाने डरे हुए थे। हम बोलते तो बोलते कैसे कि हमने उस घर में क्या किया। मैं भी कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था। यहाँ तक नौबत आ गई कि अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब वो, या यूं कहें कि अस्पताल में भर्ती करना तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो घर में रहने लायक रहा ही नहीं। इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे पड़ा। मैं जितना ज्यादा दुखी था उतना ज्यादा डरा भी था। और मेरे डर में सोने पे सुहागा कब हुआ, जब एक दिन एक लेटर रिसीव होता है। किसके नाम का? मेरे नाम का। और वहां पर लिखा था अमृता देवी की तरफ से, प्रिय सुमित, मैं जानती हूं कि तुम्हारे भाई ने क्या किया और तुम भी उस गुनाह में शरीक थे। हालांकि तुमने कुछ मेरे साथ ऐसा किया नहीं, लेकिन तुम वहां पर खड़े होकर देखते रहे। सुमित ये लेटर पूरा पढ़ रहा था, क्योंकि जो गलती उसके भाई ने की वो गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, खौफ था, सारा शरीर ही यूं कहे कि कांप रहा था डर से। लेकिन वो फिर भी लेटर को पढ़े जा रहा था। आगे लिखा जाता है कि मुझे तुमसे कुछ ज्यादा गुस्सा है नहीं, तुम तो अभी बच्चे हो। जो भी लोगों ने मेरे साथ किया है उससे तो ये काफी कम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को गलती सुधारने का मौका दिया जाए। तुम्हारे भाई को भी मैंने एक पत्र लिखा था, लेकिन उसने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने तो सिर्फ चंद लाइनें पढ़कर उसको फाड़कर नाले में फेंक दिया। लेकिन अब दूसरा मौका मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से मेरे घर आओ, मेरी तस्वीर को अच्छे से साफ करो, पानी से साफ करो, उस पर फूल चढ़ाओ और वहीं पर टांग दो जहां पर पहले टंगी थी, और मेरे घर को मेरे समेत अकेले छोड़ दो। मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं पसंद कि वहां पर कोई आए। वहां पर कितने ही लोगों ने आने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि उनका क्या हाल हुआ? वो सब पागल हो गए और उसके बाद एक एक करके मर गए। अभी तो तुम्हारा भाई सिर्फ पागल हुआ है, लेकिन अगर तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जो मैं इस पत्र में कह रही हूँ उसको नहीं माना, तो फिर तुम्हारे भाई का भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ। हालांकि ये मैं चाहती नहीं हूँ। तुम बच्चे हो,
इसलिए मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये लेटर अब मेरे पिताजी पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं ये लेटर पढ़ने के बाद इतना डर चुका था कि मेरे पास और कोई चारा था नहीं कि जो हमने कांड किया है उसके बारे में बताने को। पिताजी को ये जब बात सारी पता लगी तो फिर मैंने भी बताया कि क्या क्या हुआ। पिताजी को गुस्सा था, लेकिन वो डरे ज्यादा थे, क्योंकि उनको पता था घर के बारे में उन्होंने भी काफी कुछ सुना था। हालांकि उनको इतना कुछ पता नहीं था कि ये स्त्री कौन है, इसके साथ क्या हुआ। सिर्फ इतना पता था कि ये घर काफी देर से खंडर है, अबैंडन पड़ा। अब आनन फानन में जल्दी से गांव जाया जाता है और सारी बात नाना जी को बताई जाती है। गुस्से तो नाना जी मुझे भी बहुत हुए, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। जो जो उस पत्र में लिखा वही सब कुछ किया गया। बिल्कुल हूबहू वैसे ही उसकी तस्वीर को साफ किया गया। दीवार में दोबारा कील ठोकी गई, उसको लटकाया गया, उस पर फूल माला चढ़ाई गई, माफी मांगी गई और उस घर से बाहर आके उसको ताला लगा दिया गया। अब जब वापिस आते हैं तो मुझको काफी ज्यादा रिलीफ महसूस हो रही थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी पिताजी नाना जी से पूछते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इन दोनों का कहना है किसी ने इनको देखा नहीं, क्या कोई और था जो, या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो इस मकान की रखवाली करता है। तो नाना जी कहते हैं हाँ करता है। तो कहते हैं कौन? फिर नाना जी कहते हैं कि उस अमृता देवी का भूत। पिताजी कहते हैं कि पिताजी मुझे बात सही से समझाइए, आप कहने का क्या चाहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो अमृता देवी है ना, ये काफी पहले, मतलब हम तब ना बहुत छोटे छोटे होते थे जब हमने इसकी मौत की खबर सुनी थी। तो तब ये काफी बूढ़ी थी, 80-85 साल की। तो खुद हिसाब ला लो कि कब से कितना पुराना ये घर है। इसको ये काफी पढ़ी लिखी थी, अपने घर में पढ़ी लिखी थी, या यूं कहें कि गांव में सिर्फ लिखना तो इसी को ही आता था, इसलिए इसको लिखने का बड़ा शौक था। तो ना ही सिर्फ इस गांव से बल्कि दूसरे गांव से भी लोग इससे पत्र पढ़वाते और लिखवाते थे। तो ऐसा नहीं था कि इसको गुस्सा लगता था, बल्कि ये खुद कहती थी, इसको शौक इतना था। धीरे धीरे इसके परिवार के लोग मरना शुरू हो गए किसी बीमारी से। ये नहीं पता लग सका, वो समय ऐसे थे कि लोग बस मर जाते थे, पता ही नहीं लगता था किस बीमारी से, और ये अकेली रह गई। लेकिन फिर भी ये पत्र लिखना नहीं छोड़ती थी। अब जैसे इतने लोग इसके सामने पत्थर पड़वाते, ऐसे पत्थर लिखाते, तो ये धीरे धीरे इसका जो मानसिक संतुलन है वो भी थोड़ा सा खराब होने लग पड़ा। इतने लोगों की कष्ट सुनकर, उनकी बातें सुनकर ये पजल रहने लग पड़ी, कंफ्यूज रहने लग पड़ी। धीरे धीरे हालत यहाँ तक आ गई कि ये पागल हो गई। फिर लोग इसका मजाक उड़ाते थे, कई लोग इसको ठग कर भी ले जाते थे। काफी आलीशान वेली थी, काफी सामान चोरी भी हो गया इसका। और लोग जहां इसकी जवानी में जब तक परिवार इसका रहा, जितना इसका आदर मान करते थे, उतना ही तिरस्कार इसके बुढ़ापे में हुआ। इससे ये काफी दुखी रहती थी। और एक दिन इसकी लाश इस घर में मिली, लेकिन उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इस घर से कोई सामान बाहर लेकर जाने की। कहा जाता है कि जो भी चोरी करने की कोशिश करता तो उसको साक्षात उसकी आत्मा दिखाई देती। अब रही पत्थर की बात, क्या पता उसकी आदत जो थी वो उसके मरने के बाद भी उसके साथ है। काफी अजीब बात है कि ये पत्थर एक प्रेत आत्मा कैसे लिख सकती है, लेकिन क्या उसने किसी को पोजेस करके ये पत्थर लिखवाया, कुछ नहीं पता। लेकिन अब जब सुमित और उसके पिता घर वापस जाते हैं तो इनको बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिलती है। जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें नहीं पता इतने चमत्कार तरीके से कोई ठीक कैसे हो सकता है, लेकिन अब 80% रिकवरी है अभिषेक में। 3 हफ्तों बाद अभिषेक को घर वापस लेकर आया जाता है, और जब वो घर वापस आता है तो जो अभिषेक उस पत्थर को पढ़ने से पहले था वही अभिषेक हमें नजर आ रहा था। आज हमारी उम्र काफी हो चुकी है, मतलब कि बूढ़े इतने नहीं हुए लेकिन काफी हो चुकी है। उसके बाद से ना अभिषेक को वो बूढ़ी कभी सपने में दिखाई दी, ना ही हमने उस घर की तरफ जाने की चेष्टा की। हाँ, कभी कभी गांव जाते हैं, जो घर है वो तो अब खंडर से भी ज्यादा बुरी हालत में है, उसकी छतें गिर चुकी हैं, वो और डरावना लगता है। लेकिन सच कहें हमें डर नहीं लगता। एक अजीब सा जुड़ाव हमें उस अमृता देवी के साथ हो गया, क्योंकि उसका भी तो शायद हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उसने हमें मारा नहीं, वो हमें इत्तला करना चाहती थी। उसने ना जाने कैसे लेकिन इत्तला की पत्र के द्वारा।
हम उस घर के जब आसपास से गुजरते हैं, क्योंकि मेन रोड के साइड पर ही है, जरूर देखते हैं, कुछ समय रुकते भी हैं। जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन उस बंगले को, भूत बंगले को देखकर चेहरे पर स्माइल जरूर आ जाती है कि कभी हम इस घर में गए थे, हमने जो किया हमें उसका पछतावा है, लेकिन इस चीज की खुशी है कि हमें मौका मिला अपनी गलती को सुधारने का, अमृता देवी की आत्मा को शांत रखने का, जो हमने उनको दुख पहुंचाया उसका उसकी भरपाई करने का। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और जल्दी से लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। ये जो अगला किस्सा है ये जितना भयानक है, और इसकी एक टाइमिंग ये भी बड़े मायने रखती है। मतलब पॉडकास्ट पे आपने कई बार मुझे सुना होगा, हम बात करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं भूतों की कहानियों के बारे में। कोई रास्ते में जा रहा था, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ। लेकिन ऑफ द कैमरा जब हम बात करते हैं इसके बारे में, जब मुझसे पूछा जाता है, जो होस्ट होते हैं, हम बात करते हैं ऑफ द कैमरा फ्रैंकली, तो की बात होती है कि क्या मतलब ये कितना विश्वास चीज देती है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई रास्ते में किसी के साथ ये हो गया, किसी के साथ ये हो गया। ये घटनाएं इतनी आम क्यों हो चुकी हैं? क्या ये किस्से झूठे हैं या सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा है? तो मैं कहता हूं कि भाई अगर 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें से 8 लाख किस्से भी हों, 80 लाख किस्से भी हों, 8 करोड़ किस्से भी हों, तो सिर्फ 1% ही तो बनता है। तो हमारे पास तो किस्से कुछ सैकड़ों में ही आते हैं। तो काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, जैसे कि मैंने कहा कि टाइमिंग, कई बार किसी का ऑरा इतना वीक होता है कि ना चाहते हुए भी उसको इन चीजों से उसका पाला पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे ग्रहों की। शनि जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह इतने स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं कि जब ये पॉजिटिव तौर पर आपकी लाइफ में चल रहे हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती आपसे पंगा लेने की। लेकिन जब ये वीक हो तो फिर कोई कमजोर भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। शायद यही हुआ सतिंदर के साथ। सतिंदर जो कि गांव में रहते हैं और वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। सतिंदर और उसका दोस्त हमेशा दोनों ही फैक्ट्री में जाते, सुबह और शाम को वापस आते। आज तक कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं कि उनको वापस आते आते रात पड़ गई। लेकिन अब एक बार सतिंदर का दोस्त काफी ज्यादा बीमार हो गया। 3-4 दिन तो सतिंदर मैनेज करते रहे, लेकिन उसकी फैक्ट्री वाले ये मैनेज करने को तैयार नहीं थे। अब सतिंदर के पास सिर्फ एक रास्ता था, अपने दोस्त की नौकरी बचाने का, क्योंकि उसको ठीक होने में टाइम तो लगना था, कि वो ओवर टाइम करे अपने दोस्त का भी, और रात के समय में घर वापस आए। सतिंदर का कभी ये तजर्बा था ही नहीं कि वो रात के समय में फैक्ट्री से घर साइकिल पर आया, क्योंकि तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर था, और 10 किलोमीटर के सफर में काफी उजाड़ रास्ते भी आते थे, इसलिए वो दिन के समय में ही वापस आ जाते थे, और 2 जाने होने की वजह से कभी डर लगता नहीं था। अभी 3-4 दिन सतिंदर को मैनेज करना पड़ना था, लेकिन शायद पहला ही दिन इस बात का आखिरी दिन बन गया, क्योंकि जो सतिंदर के साथ होता है आज, वो ना कभी इस बात को भूलेगा, और रात के समय में अकेला तो कभी इस रास्ते से गुजरेगा ही नहीं। हाँ, एक छोटी सी गलती सतिंदर ने की, लेकिन अगर वो उस बात को उसी समय पकड़ लेता तो शायद ये नौबत आती ना। अब जैसा कि मैंने कहा कि रात का समय हो चुका था, सतिंदर रात की शिफ्ट लगाकर वापस आ रहे थे। अमूमन कुछ 10 बजे के आसपास का समय था, जब सतिंदर एक पेड़ के पास पहुंचता है, जो कि एक बरगद का पेड़ था, काफी बड़ा पेड़ था। वहां पर एक आदमी बैठा दिखाई देता सतिंदर को। जैसे जैसे वो उसके पास जाता जा रहा था, उसके पास आता जा रहा था, वो लगता है कि काफी बुजुर्ग सा आदमी है, और वो बड़े मुश्किल से ही पेड़ का जो थड़ा बना होता है उस पर बैठा है। वो अपने कांपते हुए हाथों से हाथ देता है लिफ्ट के लिए। सतिंदर रोक लेता है और वो पूछता है कि हाँ जी बाबा जी, क्या बात है? तो वो बाबा कहते हैं कि मुझे बस मेरे गांव तक पहुंचा दोगे बेटा? तो सतिंदर पूछता है कि आपका गांव कौन सा है? तो वो बूढ़ा कहता है कि तुम्हारे गांव से अगला गांव ही तो है। अब सतिंदर उसको कहता है कि मेरे पीछे बैठ जाओ, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब जब सतिंदर उस बुजुर्ग आदमी को बिठाता है, आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद सतिंदर पूछता है कि बाबा जी आपका नाम क्या है? तो बाबा जी कहते हैं कि रामेश्वर दास। सतिंदर को एक बात काफी अजीब लगती है कि कुछ ही समय पहले जो ये बुजुर्ग आदमी अपनी कंपकंपाती हुई आवाज में बोल रहा था, अब उसकी आवाज इतनी ज्यादा कड़क थी कि जैसे कोई 30 साल का आदमी हो।
लेकिन सतिंदर इस चीज़ को ज़्यादा गौर करता नहीं और वो आगे चल देता है। कुछ ही समय बाद सतिंदर को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई एक 80 साल का बुजुर्ग नहीं, बल्कि हट्टे-कट्टे जवान बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं। उसकी साइकिल तो चल ही नहीं रही थी। वो जितनी जोर लगाकर चलने की कोशिश करता, लेकिन साइकिल चलती नहीं। फिर एक झटके से साइकिल थोड़ी-सी हल्की होती है और साइकिल रफ्तार पकड़ लेती है। अचानक से सतिंदर के मन में आता है कि बाबा जी एकदम हल्की साइकिल हुई है। वो देखता है पीछे कोई था नहीं। सतिंदर तो हक्का-बक्का रह जाता है। वो साइकिल घुमाकर आसपास देखता है, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं था। सतिंदर को चिंता लगी रहती है कि कहीं बाबा जी गिरकर मर-मुर तो नहीं गए, लेकिन अगर वो कहीं होंगे नजर तो आएंगे। सतिंदर अब डर चुका था। वो सोच रहा था कि पता नहीं मैंने किस चीज को बिठा दिया। अब वो आगे चलना शुरू कर देता है। अब उसके मन में डर था। फिर कुछ ही दूरी पर फिर एक पेड़ के पास एक इंसान बैठा दिखाई देता, जो अपने सर को अपनी बाहों के बीच में लेकर बैठा हुआ था, जैसे सिर झुका के बैठा होता ना कोई, टांगे ऊपर अपनी जो घुटनों को ऊपर करके। सतिंदर उसके थोड़ी सी दूर साइकिल रोकता है और उसको लग रहा था कि कहीं ये रामेश्वर बाबा तो नहीं, कपड़े तो वैसे ही लग रहे हैं। वो थोड़ी सी आवाज लगाता है, बाबा, रामेश्वर बाबा आप यहीं हैं? आप यहाँ का है? आप कैसे पहुंच गए? आप तो पीछे थे, आप तो मेरे साइकिल से उतर गए थे। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। सतिंदर को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये जवाब दे क्यों नहीं रहा। मैं तो ऊंची बोल रहा हूँ, क्या कुछ सुनने की समस्या तो नहीं है? लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था। फिर भी वो कोशिश करके आगे बढ़ता है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज लगाता जा रहा था, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। फिर भी वो थोड़ी सी आगे जाता है और जैसे ही उसके कंधों को हाथ लगाता है, इसके शरीर में तो बिजली सी डोल जाती है, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा था, जैसे कोई मृत इंसान होता है। एकदम से जब सतिंदर पीछे करता हाथ, तो वो इंसान धीरे से अपना सर उठाता। वो रामेश्वर दास ही था और वो कहता है कि तुमने मुझे घेर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस रामेश्वर दास में सबसे खास बात क्या थी कि उसकी आंखें ही नहीं थी। सतिंदर ये देखकर अपनी साइकिल तक पकड़नी भूलता है और बस भागता है अपने गांव की तरफ। उसको महसूस हो रहा था कि कोई गुर्राह के उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो जो 80 साल का बाबा मुश्किल से चल तक नहीं पा रहा था, अब वो एक जवान की भांति उसके पीछे भाग रहा था। ये बस देखकर सतिंदर के तो होश ही फाख्ता हो चुके थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहता था, कि उसको पता था आज अगर वो रुक गया तो कल उसकी लाश यहाँ पे मिलेगी। अब वो भागता 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 अपने गांव के अंदर एंटर हो जाता है और वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उस रोड की, उस गेट की दहलीज पर खड़ा होकर इसको देख रहा है। कुछ ही समय में देखते देखते वो गायब हो जाता है। जो इनका गांव है, उसके गांव पर एक गेट, आमतौर पे पंजाब में ये किस्सा भी पंजाब के गांव का ही है। और आमतौर पर पंजाब के जो गांव होते हैं ना, ज्यादातर गांव में एक गेट होता है। गेट पर या तो एक शहीदी स्मारक होता है, अगर कोई उस गांव के किसी भी आर्मी मैन कोई शहीद हुआ उनकी फोटो होती है, या फिर कोई धार्मिक फोटो होती है, कोई हमारे गुरुओं की भी फोटो हो सकती है, किसी हमारे देवी देवता की फोटो हो सकती है। इनके उस गेट पर गणेश जी की फोटो थी। शायद उसकी वजह से ये अंदर आ नहीं सका। अब जल्दी से ये भागते हैं घर, जाके ये सारा किस्सा बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन ये जब सुबह की तरफ जाते हैं, वो साइकिल इनको वैसे ही पड़ी मिलती है और उस पेड़ के आसपास सब कुछ सूखा हुआ था। एक दायरे तक वो सब कुछ सूखा हुआ था। ना ही सिर्फ उस पेड़ के आसपास, बल्कि उससे पहले वाले पेड़ पर, बरगद के पेड़ के आसपास भी सब कुछ सूखा हुआ था। शायद कोई बहुत बड़ा प्रेत था जिससे सतिंदर की जान बची थी। अब तो सतिंदर कसम खा चुका था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी दोस्त की नौकरी भी बचा कर रखूंगा। मुझे उस फैक्ट्री में रहना पड़े तो मैं रहूंगा 2 दिन, लेकिन रात के समय में मैं यहाँ पर सफर नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से उसका फैसला बिल्कुल ठीक था। इन चीज़ों से बचकर ही रहना चाहिए, और आप अगर इन चीज़ों की नज़र में एक बार आ जाए तो फिर ये इतनी जल्दी पीछा छोड़ते नहीं है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं आज के कमेंट सेक्शन की ओर और पढ़ते हैं कि क्या लिखा है हमारे व्यूअर्स ने, क्या सुजेशन है, क्या क्रिटिकल कमेंट है, और क्या कोई एडवाइस है, या फिर कोई शाउट आउट के लिए लिखा है।
तो ये पहला जो कमेंट है ये कह रहे हैं @चीमे55 चीमा Y55 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भैया आप वही चीमा भाई तो नहीं जिसकी वजह से ट्रम्प आजकल ज्यादा ही कुछ अग्रेसिव हुआ है? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे। सर मेरा भी नेम जरूर ले लियो नेक्स्ट वीडियो च विक्रमजीत सिंह चीमा एंड आई लव योर वीडियोस। विक्रमजीत जी बहुत बहुत पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और तकरीबन हर एक वीडियो में अपना कमेंट लिखते हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने वीडियो में आपका नाम ले रहा हूँ और ऐसे ही प्यार दीजिए मेरे वीडियोस को। अगर लाइक नहीं करते तो जरूर कीजिए भाई, शेयर करना भी मत भूलिया करिए क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ती है और यूट्यूब को लगता है कि भाई जो यहाँ पर बैठकर बातें कर रहा बकवास नहीं कर रहा, कुछ इसके कंटेंट में है। वही हम पढ़ते हैं अपने एक रेगुलर व्यूअर का कमेंट जो ये है @सीजनल शाइन। ये थोड़ा सा हटके है, मतलब मेरे उसके साथ कुछ ज्यादा रिलेशन नहीं है कि कंटेंट में कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए। इनका एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसका आंसर देना चाहिए क्योंकि जो क्लेरिफिकेशन होती है ना वो बड़ी जरूरी होती है। ये कह रहे हैं कि एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती है कि लोग दरगाह क्यों जाते हैं और स्टोरी टेलर्स दरगाह को क्यों प्रमोट करते हैं। वहां सबसे ज्यादा जिन होते हैं और अगर जिनों के पास आओगे मदद के लिए तो वो मरने के बाद उसको उसी की दुनिया में जाना होगा और आप खुद एक जिन बन जाओगे जिसे कोई दरगाह चलाने वाला अपने कब्जे में करके रखेगा। दिस इज वेरी सीरियस। कोई प्रेत को पूजता है तो कोई उसी की योनि में जाता है। बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुस हमें अवेयर करते हैं इसके बारे में लेकिन लोग अंधे हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? कमेंट शामिल करना इफ पॉसिबल। सीजनल शाइन जी देखिए, अगर हम किसी ऐसी चीज को धर्म के नजर से देखेंगे ना तो फिर हमें सब कुछ बुरा ही लगेगा। हर एक इंसान को अपना धर्म सबसे अच्छा लगता है, लेकिन एक बात आप चीज को ध्यान में रखिए कि जो ये धर्म है ना, इट्स नॉट बाय चॉइस, ये परमात्मा की चॉइस है। आप अपने जीवन काल में इसको बदल लो, धर्म अपना परिवर्तन कर लो, वो बात अलग है। लेकिन जो मतलब परमात्मा ने जिस धर्म में आपको भेजा है तो वो मतलब आपकी चॉइस नहीं है। लेट्स से कि अगर कोई हिंदू है वो कह रहा है कि भाई बाकी धर्म सारे बुरे हैं, कोई मुस्लिम है वो कह रहा है बाकी धर्म सारे बुरे हैं, कोई ईसाई, ऐसे ही बाकी सारे भी, सिख भी। तो ये बात समझ ले कि अगर आप मुसलमान ना हो के हिंदू होते तो फिर आप मुसलमान बाकी धर्मों को बुरे कह रहे होते, अपने धर्म को सबसे बेहतर कह रहे होते। तो इसके हिसाब से सारे धर्म बराबर होते हैं। मैं अब आपकी बात पर भी आता हूँ, दरगाह वाली बात पर कि दरगाह क्यों जाते हैं, ये क्यों जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो जिस धर्म में है उस धर्म में उसको पूरा विश्वास होना चाहिए, उसके जो कार्य काज हैं सब कुछ जो भी उसकी रस्में हैं उस पर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे धर्मों की तरफ देखें भी ना, क्योंकि हमें एक चीज पर विश्वास रखना चाहिए कि जितने भी धर्म है इसको बनाया किसने? एक पिता ने, है ना। मैंने अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट में बोला था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छी एक वाणी है, बहुत अच्छी उसका मतलब है कि अव्वल अव्वल अल्लाह नूर उपजया कुदरत के सब बंदे, एक जोत से जब सब जग उपजया कौन भले को मंदे, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर इंसान ही होता है जिसको जो जिसकी वजह से हम किसी के धर्म को बुरा कह देते हैं। अल्टीमेटली सब धर्म जो है वो अच्छाई का रास्ता ही बताते हैं। अब श्री गुरु दसम ग्रंथ साहिब में एक और है वाणी, हो मेरी जुबान इतने लायक नहीं कि मैं उनको सही उच्चारण कर सकूं, लेकिन जितना कर सकता हूँ तो उसमें साफ तौर पर रखा है कि राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे हम एक ना मान्यो, सिमरन शास्त्र वेद सबे बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो। तो गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि राम रहीम पुराण कुरान, कि राम ने, रहीम ने, पुराण ने, कुरान ने कितना कुछ कहा है लेकिन हम एक चीज भी नहीं जानते। सिमरन शास्त्र वेद सिमरन शास्त्र वेद सिमरन शास्त्र वेद बहुपेद कहे हम एक न जान्यो। सिमरन शास्त्र बहुपेद कहे हम एक न जान्यो, कि जो अपना शास्त्र है, शास्त्र वेद इतने भेद हैं, यानी इतने राज की बातें हैं लेकिन हम एक भी नहीं जानते। तो इवन की देखो उन्होंने भी कहा है कि ये सारी चीजों को पढ़ना चाहिए।